याहू वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो सकती थी। एक वक्त तक ये इंटरनेट पर मोस्ट विजिटेड वेबसाइट थी। उनकी वर्थ 128 बिलियन डॉलर्स थी और लेट 90s में उनके पास गूगल को जस्ट 1 मिलियन डॉलर्स में खरीदने का मौका था, बट याहू ने मना कर दिया। स्वागत है ओरिजिनल इंटरनेट एम्पायर के ड्रामेटिक राइज और फॉल को देखने के लिए। इमेजिन करिए एक दुनिया जिसमें गूगल नहीं है। आप इंटरनेट पर कुछ ढूंढना चाहते हैं, पर कैसे? बैक इन 90s सर्च इंजन्स के आने के पहले इंटरनेट एक अनऑर्गेनाइज्ड मेस था, जिस वजह से कॉलेज के दो फ्रेंड्स जेरी और डेविड ने मिलकर एक लिस्ट बनाई जिसमें उनके पसंद के सारे वेबसाइट्स थे, एक डायरेक्टरी के जैसे अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए। उन्होंने इस लिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, जिससे उनके फ्रेंड्स ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, और ऐसे ही उनके फ्रेंड्स ने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जल्द ही इस डायरेक्टरी को थाउजेंड्स ऑफ व्यूज मिलने लगे। इसे बिजनेस के तौर पर नहीं बनाया गया था। जेरी और डेविड ने इस डायरेक्टरी को बस अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया था, जहां उनकी फेवरेट साइट्स बस एक जगह पे मिल जाए, और इसे कहते थे जेरी एंड डेविड्स गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब। बट 1994 में नेटस्केप ने नेविगेटर नाम का वेब ब्राउजर लॉन्च किया, जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया, और इस ब्राउजर के क्रिएटर्स ने डेविड एंड जेरीज की डायरेक्टरी का लिंक इसमें डाल दिया, जिससे वेबसाइट्स इजीली मिल जाएं, और सडनली इसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इसका मतलब ये था कि जेरी और डेविड को अब सर्वर्स पर इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। उन्हें अब एक टीम की जरूरत थी जो सारे वेबसाइट्स को सॉर्ट कर सके जिसे लोग उनकी डायरेक्टरी में सबमिट कर रहे थे। थस डेविड और जेरी ने रियलाइज किया कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। अगर उन्हें इससे कंटिन्यू करना है तो उन्हें इसे बिजनेस बनाना पड़ेगा। पहला डिसीजन, उन्हें बिजनेस के लिए प्रॉपर नेम की जरूरत थी, सो उन्होंने डिक्शनरी खोली और उसमें से कैची नेम ढूंढना शुरू कर दिए, और उन्हें फिर एक वर्ड मिला जो था याहू, जिसका मतलब बोरिश, क्रास या बेवकूफ इंसान था। उन्हें यह अच्छा लगा और एग्जैक्टली वही वाइब दे रहा था जैसा वो ढूंढ रहे थे, तो नाम मिल गया। अब याहू ने ऑफिशियली ये कहा कि ये yet another hierarchical officious oracle के तौर पे है, बट सच तो ये था कि याहू नाम पहले आया। उन्होंने बाद में इस weird acronym को ढूंढा। नेक्स्ट, डेविड एंड जेरी को ये फिगर आउट करना था कि वो अपनी डायरेक्टरी से पैसे कैसे बनाएंगे, जो एक्चुअली इतना टफ नहीं था। याहू कई लोगों के लिए एक एंट्री पॉइंट बन गया था। आफ्टर ऑल इंटरनेट एक नया और कंफ्यूजिंग था, और याहू डिफरेंट वेबसाइट्स को ढूंढने का मोस्ट यूजर फ्रेंडली ऑप्शन था। इतने सारे ट्रैफिक होने के कारण याहू को अब कई कंपनीज पैसे देने के लिए तैयार थी, जिससे वो अपने बैनर एडवर्ट्स को याहू के साथ डिस्प्ले करे। बट देन याहू के टीम को एक क्रूशियल रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो उन कैटेगरीज और वेबसाइट्स का डेटा देख सकते थे जिन्हें लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे उनके डायरेक्टरी से। इससे वो अच्छे से खुद को पोजीशन कर सकते थे, जिससे वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बिल्ड करें जैसा लोग चाहते थे। दूसरी सर्विसेज लिंक करने से अच्छा वो अपनी सर्विस खुद ही बना सकते थे, और इससे उन्हें और ज्यादा पेज व्यूज मिलते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें एडवर्टाइजर्स से और पैसे मिलते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग चैट रूम बिल्ड किए और इसे लिंक कर दिया। फिर याहू ने खुद का चैट रूम बनाया और उसे लिंक कर दिया। जल्द ही उन्होंने अपनी सर्विसेज लॉन्च की, जिसमें शॉपिंग, फाइल शेयरिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स फाइनेंस और काफी कुछ था, क्योंकि वो देख सकते थे कि लोग किस चीज को ज्यादा क्लिक करते हैं। ऑफ कोर्स, एक कंपनी जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज करती है, वो कभी इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट को बिल्ड करने और मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। इंस्टेड याहू ने ज्यादा से ज्यादा लोग हायर किए और उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट टीम्स में ग्रुप कर दिया, और हर टीम में एक लीडर था जो सीईओ की तरह एक्ट करता था। इन अदर वर्ड्स, याहू एक स्टार्टअप्स कलेक्शन जैसा था, जहां हर कोई एक टोटली डिफरेंट इंटरनेट प्रोडक्ट पर फोकस करता था। साल 2000 तक याहू के पास 400 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थी। आप इंटरनेट को पूरे दिन यूज कर सकते थे और आपको साइट छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद के कई ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जो यूजर्स की जरूरत को पूरा कर सके। उसकी डायरेक्टरी वर्थ पेज व्यू से 20% कम थी। याहू का 80% से ज्यादा ट्रैफिक इन सारी दूसरी चीजों में जा रहा था जिसे उन्होंने बनाया था। इन अदर वर्ड्स, याहू जब इंटरनेट पर सिर्फ एक डायरेक्टरी बन के नहीं रहा, अब वो खुद इंटरनेट था। आपके जरूरत की हर चीज याहू के पास थी। याहू की शुरुआत 1994 में दो फ्रेंड्स ने मिलकर कॉलेज डॉर्म रूम में की थी, और सिर्फ 6 साल बाद उसने 128 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटल बना लिया था, जिसने उसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी और हिस्ट्री की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बना दिया था। बट याहू के रैपिड राइज के वक्त याहू के पास दो स्टूडेंट अपने स्टार्टअप के साथ आए और अपने बिजनेस को सेल करने के लिए $1 मिलियन का ऑफर दिया, जो कि देखने में याहू जैसी जायंट कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट याहू ने मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी को उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो अब गूगल के नाम से मशहूर हुई। उनका इसे ना खरीदने का डिसीजन सब कुछ बदलने वाला था।
जब .com इंट्रोड्यूस हुआ और इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बहुत नीचे गिर गए, उस वक्त याहू को काफी लॉस हुआ। इन्वेस्टर्स का उन पर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और याहू के कई सारे बड़े एडवर्टाइजर्स ने अपने एड्स के पैसे कम कर दिए या वो बैंकरप्ट हो गए। हालात अभी भी खराब थे क्योंकि अब ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पर थी जो सिंगल डायरेक्टरी पर चल रही थी। मैनुअली अपडेट करना अब एफिशिएंट नहीं था और गूगल ने इससे मच बेटर सिस्टम क्रिएट किया था जिससे लोगों को जल्दी ढूंढने में हेल्प मिल रही थी। एज अ रिजल्ट याहू ने रियलाइज किया कि अब उनके बहुत सारी यूजर्स याहू के डायरेक्टरी से निकलकर गूगल में जा रहे हैं। सो गूगल की एंटायर कंपनी को खरीदने का चांस रिजेक्ट करके सालों बाद ही याहू गूगल के पास लाइसेंसिंग डील कर लिया गया, जिसमें वो गूगल सर्च को याहू की वेबसाइट पर इंटीग्रेट करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि लोग सीधे गूगल पर ना जाकर स्टिल याहू के होम पेज पर आए और शॉर्ट टर्म में ये लॉजिकल था, बट इन लॉन्ग टर्म ये एक डिजास्टर था। याहू यूजर्स गूगल सर्च को सच में पसंद करते थे और इसका याहू के वेबसाइट पर होना एक्चुअली गूगल को फ्री एडवर्टाइजिंग का मौका दे रहा था। इतना ही नहीं, गूगल ने चालाकी से एल्गोरिदम का यूज करते हुए सर्च रिजल्ट्स में ही एड्स इंटीग्रेट कर दिए, जिसका बेसिकली मतलब था कि यूजर्स के लिए गूगल एड्स ज्यादा रिलेवेंट होंगे और एडवर्टाइजर्स के लिए ज्यादा कॉस्टली, पर गूगल के लिए मोर प्रॉफिटेबल। गूगल ने फिर उन प्रॉफिट्स को दूसरे बड़े इंटरनेट कंपनीज के साथ री इन्वेस्ट किया, जैसे फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का डिफॉल्ट होम पेज बनने में, और सडनली गूगल एक यूनिकली पावरफुल पोजीशन में आ गया। उनका सर्च एड्स बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल और इफेक्टिव था कि गूगल इतने ज्यादा पैसे सर्च इंजन के प्रमोशन में लगाता, उन्हें उतने ही ज्यादा प्रॉफिट सर्च एड्स पर मिलते, और ज्यादा पैसे स्पेंड करने के लिए। इसके कंपैरिजन में याहू के बैनर एड्स लेस इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल थे, याहू का प्रॉफिट मार्जिन भी कम था और एडवर्टाइजर्स ने अपना मार्केटिंग बजट याहू से हटाकर गूगल की तरफ शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, याहू के गूगल खरीदने के चांस लूज करने के कुछ सालों बाद ही गूगल अब याहू के यूजर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को चुरा ले रहा था। याहू जानता था कि अब उन्हें कुछ बड़ा करना होगा और इसीलिए वो गूगल के पास वापस गए और उनसे उनकी अभी की एक्वायरिंग कॉस्ट पूछी। गूगल ने कहा उन्हें $1 बिलियन चाहिए और याहू इवेंचुअली मान गए, बट उस पॉइंट पर गूगल ने अपनी प्राइस बढ़ाकर $3 बिलियन कर दी और फिर $5 बिलियन। ये डील नहीं होने वाली थी। इसके बाद याहू ने गूगल को अपने साइट से कंप्लीटली हटा दिया और अपना सर्च इंजन बनाया जिससे वो डायरेक्टली कम्पीट कर सके, बट जल्द ही ये क्लियर हो गया कि याहू ऑलरेडी सर्च वॉर हार चुका है और उनकी डायरेक्टरी डे बाय डे कम यूजफुल होती जा रही है। अगर याहू को अपनी डोमिनेंस मेंटेन रखनी थी तो उन्हें अपना पूरा फोकस अपनी बाकी सर्विसेज पर देना था। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी याहू को 2006 में मिली। याहू एग्जीक्यूटिव्स ने फेसबुक फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के साथ एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने $1 बिलियन में फेसबुक को खरीदने की डील की। अब ज़करबर्ग एक्चुअली डील नहीं करना चाहते थे, बट उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स ने कहा कि अगर $1 बिलियन ऑफर किए गए तो वो अग्री कर लेंगे। हाउएवर, सबसे लास्ट मिनट पर याहू ने फेसबुक के साथ नेगोशिएट किया और कहा कि वो सिर्फ $850 मिलियन ही ऑफर कर सकते हैं। इस नेगोशिएशन टैक्टिक ने मैसिवली बैकफायर किया। ज़करबर्ग काफी खुशी से मीटिंग से निकले क्योंकि उनके बोर्ड ने कहा कि अगर याहू $1 बिलियन नहीं देगा तो वो डील कैंसिल करेंगे। ज़करबर्ग ने याहू का ऑफर मना कर दिया और उन्हें फेसबुक को इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर खुद चलाने का मौका मिला। एक बार फिर से याहू ने कुछ $1 सेव करने के चक्कर में वो मौका लूज कर दिया जिस कंपनी की वर्थ आज $1 ट्रिलियन के बराबर होगी। द क्रेजीएस्ट पार्ट इज याहू ने बहुत सारे एक्विजिशंस और मर्जर्स बनाए जिसमें $5.7 बिलियन की broadcast.com भी है, और फिर भी उन्होंने फेसबुक और गूगल को मना कर दिया और तो और वो ईबे और यूट्यूब के डील्स भी मिस कर दिए। जस्ट इमेजिन इंटरनेट और पूरी दुनिया कितनी डिफरेंट होती अगर याहू ने इन सारी कंपनीज को चांस रहते हुए खरीद लिया होता। हो सकता है अभी आप मैग्नेट्स मीडिया को याहू वीडियोस पर देख रहे होते। बट जरा रुको, हमारे लिए पीछे मुड़कर इन गलतियों को देखना इजी है, बट उस टाइम ये काउंटलेस दूसरी कंपनीज के सागर में ये सब छोटी कंपनीज थी। अगर याहू ने गूगल, फेसबुक और ईबे को खरीद भी लिया होता तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाते, बिकॉज याहू के डिक्लाइन का मोस्ट क्रूशियल रीजन एक्सटर्नल कंपटीशन नहीं था बल्कि इंटरनली हो रहे बड़े मेस के कारण था। एम्प्लॉय ने मेमो लिखा था जिसमें उसने याहू को ध्यान देने के लायक सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई। बाद में इसे पीनट बटर मैनिफेस्टो के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें पीनट बटर के फैलने का जिक्र किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि याहू के रिसोर्स स्प्रेडिंग काफी कम थी। उसने लिखा कि कैसे याहू हर चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है और इससे वो पर्टिकुलरली किसी पर फोकस नहीं कर पा रहा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कंपनी रिट्रीट पर था। एम्प्लॉयज को किसी भी कंपनी के नाम पर जो भी वर्ड सबसे पहले उनके दिमाग में आए उसे लिखना था। गूगल के लिए सबने सर्च लिखा, पेपाल के लिए पेमेंट्स,
ईबे के लिए ऑक्शंस, याहू के लिए सबने डिफरेंट चीजें लिखी। कंपनी के अंदर किसी को नहीं पता था कि याहू क्या करना चाहता है। उस मेमो में ये भी लिखा हुआ था कि याहू के पास काफी सारे लोग विद ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, याहू ने फोटो शेयरिंग के लिए फ्लिकर को एक्वायर किया था, येट उनके पास स्टिल एक टोटली सेपरेट टीम नहीं थी जो याहू फोटोज के नाम की सर्विस थे, जो कि सेम चीज के लिए बनाया गया था। कंपनी का ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स की तरह ट्रीट करना उसके ग्रोथ में काफी हेल्पफुल था, बट अब इससे केओस बढ़ने लगे थे। याहू एक यूनाइटेड कंपनी विद कोहेसिव विजन ना होकर इन सारी छोटे इंडिपेंडेंट डिस्कनेक्टेड टीम्स में सेग्रीगेट हो चुका था। वो सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी डिफरेंट कोड सिस्टम में यूज कर रही थी। उनमें डिफरेंट डिजाइन और कलर्स थे और मोस्ट ऑफ देम एक साथ इंटीग्रेटेड भी नहीं थे। फिर भी याहू के अंदर हो रहे जायंट मेस के बाद भी 2008 में उन्हें एक मौका मिला। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $44 बिलियन ऑफर किए। माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि उन्हें फोर्सेस को ज्वाइन करने की जरूरत है, नहीं तो गूगल काफी पावरफुल हो जाएगा। बट याहू ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे फेल्ट अंडरवैल्यूड। बस कुछ महीने बाद ही याहू को इस डिसीजन पर भी रिग्रेट हुआ, क्योंकि इनके शेयर की वैल्यू में काफी गिरावट आई और कंपनी की वैल्यू $14 बिलियन तक गिर गई। यह माइक्रोसॉफ्ट के 1/3 से भी कम था। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि याहू के पास डायरेक्शन की कमी थी और सीईओज में होने वाले चेंजेस थे। 2007 में टेरी सेमल सीईओ थे, देन 2007 से 2009 तक ओरिजिनल फाउंडर जेरी यांग थे, 2009 से 2011 तक कैरोल बार्ड्स थे, फिर स्कॉट थॉमसन ने 2012 के फर्स्ट हाफ तक काम किया, फिर 2012 के समर में मेरिसा मेयर आई। टोटल 5 सीईओज 6 सालों में। कोई भी इस पर अग्री नहीं करता था कि याहू किसे चलाना चाहिए, और जब भी नए सीईओज को फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते थे वो किसी और के साथ स्विच कर लेते, जिससे और ज्यादा केओस होने लगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, याहू ने कम से कम 24 बार अपना मिशन स्टेटमेंट चेंज किया है, जिससे पता चल रहा था कि अपर मैनेजमेंट को भी कोई आइडिया नहीं था कि याहू का प्लान क्या है। इन सारी केओस का मतलब था कि याहू काफी इंडिसाइसिव था और इसलिए वो मोबाइल इंटरनेट के राइज के साथ अडेप्ट करने में काफी स्लो थे। याहू का फोन ऐप राइवल्स के कंपैरिजन में एम्बैरेसिंगली बेकार था, और इसका मतलब याहू के मोस्ट पॉपुलर सर्विस लाइक याहू मेल ने अपने यूजर्स को लूज करने शुरू कर दिए थे, बिकॉज लोग ईमेल एप्स का यूज करने लग गए इंस्टेड ऑफ याहू वेबसाइट। एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस किए हुए इंटरनल रेटिंग सिस्टम ने भी उतनी हेल्प नहीं की। जहां मैनेजर्स को अपने टीम को टारगेट एक्सीडिंग के लिए सर्टेन परसेंटेज से रेट करना था, मिसिंग टारगेट्स के लिए सर्टेन परसेंटेज से। अगर पूरी टीम ने काफी अच्छा काम किया हो, फिर भी कुछ लोगों को बैड रेटिंग्स मिलती थी। आइडिया था कि इससे लेस टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अलग किया जा सकता था और जिससे याहू को मोर एफिशिएंट बनने में हेल्प मिलती। बट इन रियलिटी ऐसा लगने लगा जैसे आपस में ही वो कम्पीट कर रहे हैं, और इसने एक कट थ्रोट कल्चर क्रिएट कर दिया जहां लोग एक दूसरे को बैक स्टैब करने लगे इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेटिंग। बट याहू के सडन डिक्लाइन का बिगेस्ट रीजन एक्चुअली काफी सिंपल था। जब याहू लॉन्च हुआ, इसकी डायरेक्टरी ने जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व की। इसने अर्ली इंटरनेट को यूज करना काफी इजी किया था, बट एज सून एज सर्च आया और डायरेक्टरी की नीड रिप्लेस हो गई, याहू ने अपना पर्पस लूज कर दिया। वो इस बात का सिंबल बन चुका था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। याहू ने काफी सारी चीजें की, बट बहुत ही एवरेजली। याहू कहीं भी बेस्ट नहीं था। इवेंचुअली सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेटर ऑल्टरनेटिव्स ने पीछे छोड़ दिया। याहू शॉपिंग को Amazon ने, याहू मैसेंजर को WhatsApp ने, याहू मेल को Gmail ने, याहू आंसर्स को कोरा ने। इन सारी दूसरी कंपनीज ने एक्सपैंड करने के लिए पहले खुद को एक स्पेसिफिक चीज पर बेस्ट होने पर फोकस किया। हाउएवर, याहू की कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं बची। एक पॉइंट पर याहू सच में इंटरनेट किंग था, but through a combination of bad decision, indecisiveness, mediocre products, fierce competition और poor leading के कारण सब कुछ खत्म हो गया। 2017 में Verizon ने याहू को $4.48 बिलियन में खरीद लिया, जो कि 1/10 भी नहीं है जितना माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था। बट Verizon भी याहू को रिवाइव नहीं कर पाया और इसे फिर से 2021 में बेच दिया गया। ऑफ कोर्स याहू अभी भी पैसे बना रहा है। इनफैक्ट कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे याहू मेल को अभी भी काफी ट्रैफिक मिलता है, बट ये मेनली उन लोगों के कारण है जिन्होंने कई साल पहले अपना ईमेल एड्रेस सेटअप किया और अब तक ऑल्टरनेटिव में अपडेट नहीं किया। किसी तरह के रेडिकल इनोवेशन के बिना ऐसा लगता है कि याहू ग्रेजुअली फेड हो जाएगा पूरी तरह से, जिससे ये सवाल आता है कि अगला बड़ा इंटरनेट एम्पायर किसका होगा। मेरे लिए इसका आंसर ByteDance है, वो चाइनीज कंपनी जो टिकटॉक को ओन करता है। बहुत लोग ByteDance को नहीं जानते, फिर भी मेरा यह मानना है कि वो गूगल के लिए बिगेस्ट थ्रेट बन सकता है। बस यहां क्लिक करिए और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों।
मैं आपसे वहां मिलता हूँ। चीयर्स।